हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार। मैं आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज जो है मैं आप लोगों को धातु, अधातु एवं उपधातु से बहुत ही इम्पोर्टेंट, मैं सबसे पहले नंबर बात मैं बता देता हूं आप लोगों को कि सबसे पहले मैं आप लोगों को कराऊंगा डिफिनेशन, यानी कि उसके बारे में फुल डिटेल्स। तब आप लोगों को मैं कुछ ऑब्जेक्टिव करवाऊँगा जिससे आप लोगों को पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं कि जो भी देखे पूरा देखे। मैं पहले आप लोग को ऐसा समझा दूंगा कि ऑब्जेक्टिव आप लोग अपने आप दनादन एकदम मारते रहिएगा और आप लोग पूरा देखें, ठीक है। और जब समझ में आए, अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर बनता है, लेकिन अभी नहीं, पहले देखिए। चलिए, सबसे पहले नंबर मैं धातु के बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों से मैं कहना है कि धातु तन्य होता है। तन्य मतलब धातु को हम लोग तान सकते हैं। आघात वर्धनीय होता है, मतलब उसको जो है पीट करके हम लोग चौड़ा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है चमकीली। धातु जो है चमकीली एवं ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होता है। ऊष्मा के सुचालक मतलब होता है कि धूप में अगर रख दिया जाए कोई भी धातु को, जैसे मान लिया जाए लोहा एक धातु है, तो उसको धूप में रख दिया जाए या स्टील को या टीन को, तो वह धीक जाता है, यानी कि ऊष्मा के सूचक हो गया वो। और विद्युत का सुचालक यानी कि उससे धारा प्रवाहित होगा, ठीक है, धातु से। अपवाद में एक पारा है जिसको हम लोग मरकरी कहते हैं, जो कमरे के ताप पर जो है कमरे के ताप पर द्रव की तरह यह कार्य करता है, ठीक है। बात समझ आए। पारा के अलावा सभी धातु कमरे के ताप पर ठोस होता है, लेकिन पारा जो है कमरे के ताप पर, मतलब बहुत गर्मी के दिनों में यह द्रव के रूप में पाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, आप लोगों से पूछ दिया जाएगा कि गर्मी के दिनों में निम्न में से कौन सा तत्व मतलब द्रव अवस्था में पाया जाता है, मतलब कमरे के ताप पर, मतलब अधिक गर्मी के दिनों में। तो दोस्तों, मरकरी यानी कि Hg यानी कि पारा, ठीक है। बात समझ गए। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। 79 होता है या 80 होता है या 78 होता है, ऑप्शन भी मैं दे दिया हूँ। तो चलिए, आप लोगों को मैं आगे बढ़ता हूँ। धातुएं विद्युत धनात्मक तत्व होता है, ठीक है। धातु पर जानते हैं, धातु पर हमेशा प्लस होता है, जबकि अधातु पर माइनस होता है। तो अधातु जो है विद्युत ऋणात्मक हो जाएगा। और क्या कह रहा है, अधातुओं को इलेक्ट्रॉन देकर धनायन में बदल जाते हैं। तो धातु जो है अधातु तत्व को, धातु तत्व जो है, जैसे मान लिया जाए धातु के मतलब सोडियम हो गया, तो सोडियम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, माइनस कर देगा, तो इस पर एक जो है प्लस हो जाएगा, ठीक है। और जब NaCl आप लोग देखते हैं NaCl, तो इसको एक त्याग देता है ये अपना, और इस पर प्लस आ जाता है, तो ये त्यागता है और ये ग्रहण करता है, ठीक है। तो क्लोरीन अधातु है। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि धातु जो है इलेक्ट्रॉन त्यागता है, अधातु जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ठीक है। इसलिए धातु विद्युत धनात्मक तत्व होता है, अधातु विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। चलिए आगे बढ़ जाते। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होता है, जैसे में NaO, ठीक है, KO, K2O, ठीक है, Na2O, K2O, ठीक है, CaO, ये सभी जो है ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड होता है। क्या होता है? क्षारीय ऑक्साइड। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। धातुओं के वैसे ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण को दर्शाता है, उसको हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं पिछला वीडियो में मैं बताया था कि Al2O3 को हम लोग उभयधर्मी तत्व कहते हैं। और उभयधर्मी का मतलब होता है वैसा धातु तत्व जिसका ऑक्साइड जो है अम्लीय गुण भी रखता है और क्षारीय गुण भी रखता है, ठीक है, उसको हम लोग उभयधर्मी कहते हैं। उभयधर्मी के मतलब हो गया एक डाई एल्युमिनियम ट्राईऑक्साइड और एक जिंक ऑक्साइड। बात समझ गए। ये दोनों जो है प्रकृति में ये जो है उभयधर्मी के रूप में पाया जाता है, यानी कि इसमें अम्ल का भी गुण है, इसमें भी अम्ल का गुण है, और इसमें भी भस्म क्षार का गुण है, इसमें भी क्षार का गुण है। यानी कि ये जो आप लोग देख रहे हैं सूत्र, इसमें अम्लीय गुण और क्षारीय गुण दोनों हैं।
तो आप लोगों को ऑप्शन में दे देगा कि Al2O3 निम्न में है धातु के मतलब सॉरी अम्लीय गुण, क्षारीय गुण, सी में रहेगा उभयधर्मी गुण। तो आप लोग याद रखिएगा उभयधर्मी मतलब होता है अम्लीय एवं क्षारीय दोनों। तो जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड दोनों याद रखिए। आगे देखिए क्या कह रहा है। प्रकृति में धातु ये स्वतंत्र अवस्था में या अपने यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। धातु जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है या यौगिक के रूप में। जैसे ये जो है आप लोग देख रहे हैं, ये धातु यौगिक के रूप में है, ठीक है। और स्वतंत्र अवस्था मतलब कॉपर हो गया, Ag हो गया, समझ रहे हैं ये सब। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। इस वीडियो से आप लोगों को 3 या 4 नंबर एकदम फिक्स है। अधातुओं के गुणधर्म धातुओं से विपरीत होता है, यानी कि आप लोग समझ सकते हैं धातु विद्युत का सुचालक होता था और अधातु विद्युत के कुचालक होता है, लेकिन कुछ अपवाद में है, जैसे ग्रेफाइट हो गया, ठीक है। ग्रेफाइट एक अधातु है जो विद्युत का सुचालक है, ठीक है, बात समझ गए। और आप लोगों को मैं एक और बात बता देता हूँ कि अधातु विद्युत के सुचालक होता है, विद्युत के कुचालक और उष्मा का कुचालक, समझे। उष्मा का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, विद्युत का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब इसे करंट प्रवाहित करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अपवाद में इसमें ग्रेफाइट जो है जिससे धारा प्रवाहित हो जाता है, ठीक है। अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होता है, जैसे में कहेगा CO2। CO2 क्या है तो अम्लीय गुण है। तो कार्बन क्या है तो अधातु है, ठीक है। आवर्त सारणी में दायां तरफ अधातु और बायां तरफ जो है इस तरफ बायां तरफ, ठीक है, इस तरफ बायां तरफ आप लोगों के लुल्ला हाथ है उधर धातु और दाहिना तरफ इस तरफ जो है दायां तरफ इस तरफ आप लोगों को अधातु रखा गया है। तो इस तरफ जो है क्षारीय गुण दर्शाता है, इस तरफ अम्लीय गुण, ठीक है। इसके बीच में जो था उभयधर्मी वो अम्लीय और क्षारीय दोनों था, एल्युमिनियम और जिंक। आगे की ओर देखिए क्या कह रहा है। अधातुओं के यौगिक विद्युत संयोजी यौगिक होते हैं और धातुओं के यौगिक विद्युत संयोजी यौगिक होते हैं, ठीक है। और अधातुओं के यौगिक सहसंयोजी यौगिक होते हैं। विद्युत संयोजी मतलब धारा प्रवाहित होगा और सहसंयोजित मतलब धारा प्रवाहित नहीं होगा। आप लोग समझ गए होंगे। धातु के यौगिक विद्युत संयोजी और अधातु के यौगिक सहसंयोजी। याद हो गया होगा मेरे भाई आप लोगों को याद हो गया होगा। चलिए, पृथ्वी की भूपरपट्टी में प्रकृति के रूप में पाए जाने वाले तत्व या यौगिक खनिज कहलाते हैं। याद रखिएगा, पृथ्वी के भूपरपट्टी में यानी कि जमीन के अंदर जो भी खन करके निकालेंगे वो सभी यौगिक जो है खनिज के रूप में पाया जाता है या तत्व। तो आप लोगों को मैं एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, क्या सो ध्यान दीजिएगा कि धरती के अंदर से हम लोग खनिज तो निकालते हैं। अब भैया खनिजे में से, ये खनिज मान लीजिए, खनिजे में से एक तरफ अयस्क निकलता है और एक तरफ अशुद्धि निकलता है। तो बताइए सभी अयस्क खनिज हो जाएगा तो हो जाएगा, सभी अशुद्धि खनिज हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन सभी खनिज अयस्क हो सकता है? अयस्क हो सकता है? अयस्क तो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये जो है 2 प्रकार का ना हो गया। अरे भैया ये जो है अयस्क जो है 2 प्रकार का हो गया। मेरा कहने का अर्थ हुआ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समझ गए? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मेरा कहने का अर्थ हुआ ये जो है ये वाला खनिज है और ये वाला जो है अयस्क है और ये वाला जो है अशुद्धि है। तो दोनों इसका ही वंशज न हुआ। अरे वंशजवा तो एक ना है। तो हाँ, तो अरे भैया बताइए कि ये बाप जो है केवल एगो के पक्ष में जाएगा कि दोनों के पक्ष में? तो दोनों के पक्ष में। और ये जो है इसमें समाहित हो सकता है, ये भी इसमें समाहित हो सकता है, ऊपर वाला में देखिए इसमें समाहित हो सकता है, ये वाला भी इसमें। लेकिन केवल इसको कहे कि खनिज हो सकता है, सभी खनिज अयस्क हो सकता है? तो नहीं भैया, सभी खनिज जो है
केवल अयस्क नहीं हो सकता है, क्योंकि वो अशुद्धि भी न है। समझ गए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान देना है मेरे प्यारे लाल, क्या ध्यान देना है सो ध्यान दीजिए। कह रहा है आप लोगों को अब आगे कि वैसा खनिज जिसमें धातु का पर्याप्त प्रतिशत होता है, जिससे आसानी और कम खर्च में धातु प्राप्त किया जाता है, अयस्क कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए वैसा खनिजे में से ना अयस्क निकला है, मैं बताया था ना कि खनिजे में से अयस्को निकलेगा और अशुद्धियों निकलेगा। समझ रहे हैं? तो मेरा कहने का अर्थ हुआ कि वैसा खनिज जिसमें से धातु के प्रतिशत पर्याप्त होता है और वो आसानी से होता है और कम खर्च में, तो उसी को हम लोग अयस्क कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। अब क्या करें, अधिकांश धातुएं प्रकृति में संयुक्त अवस्था में, मतलब मुक्त नहीं, संयुक्त अवस्था में मतलब मिला हुआ मतलब यौगिक के रूप में पाया जाता है, और दूसरे तत्वों के साथ ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फेट, सिलिकेट यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। संयुक्त अवस्था मतलब मिलजुल का, ठीक है, और मुक्त अवस्था मतलब अकेला। अधिकांश धातु जो है संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। समझ रहे हैं? अधिकांश धातु संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक विधियों से होकर गुजरना पड़ता है। इस प्रक्रम को हम लोग धातु कर्म कहते हैं। यानी कि धातु जब अयस्क से शुद्ध धातु हम लोग प्राप्त करते हैं तो उसमें रासायनिक और भौतिक प्रक्रिया अपनाते हैं हम लोग। ठीक है, और उस प्रक्रिया को जब हम लोग अपनाते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं, धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म। तो धातु कर्म क्यों कहा? क्योंकि धातु के लिए हम कुछ काम किए हैं प्राप्त करने के लिए, तो उसको हम लोग धातुए कर्म ना कहेंगे। तो हाँ, चलिए, तो आप लोग को इतना एकदम क्लियर हो गया होगा। अब चलिए दोस्तों, अब आप लोगों को मैं एक और बात बता देता हूँ। गेंग किसको कहता है? तो अयस्क में उपस्थित, देखिए, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को हम लोग गेंग कहते हैं। बात समझ गए? चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। आप ऑब्जेक्टिव की ओर चलिए, यहाँ पर से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूँ मेरे भाई, मेरे छोटे नन्हे मुन्ने भाई, सभी से मैं आवेदन करता हूँ कि आप लोग बस एक काम कीजिएगा। क्या काम कीजिएगा? तो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो और समझ में आ रहा हो तो दोस्तों एक लाइक तो ज़रूर बनता है, आप लोग लाइक ही नहीं करते हैं, इसलिए मेरा मनोबल छोट हो जाता है। मनोबल छोट होने का अर्थ हुआ कि मैं वीडियो कम डालने लगूंगा। तो दोस्तों आप लोग अगर लाइक करते हैं तो मैं रेगुलर वीडियो एक दिन में 2 अपलोड कर दूंगा, एक फिजिक्स का और एक केमिस्ट्री का। अभी तो मैं ऑब्जेक्टिव तैयारी करा रहा हूँ और मैं जो भी कराता हूँ आप लोगों को एकदम क्लियर कराता हूँ, कहीं पर भी डाउट आप लोगों को मैं नहीं रहने दूंगा। तो चलिए फटाफट स्टार्ट मैं कर देता हूँ। 1 नंबर में कह रहा है कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सा विधि को हम लोग अपनाते हैं? तो दोस्तों जब भी लोहा के फ्राइंग पैन की चर्चा करें और जंग से बचाने के लिए, तो आप लोग एकदम याद रखिएगा, उस पर या तो ग्रीस लगाइए, या तो पेंट लगाइए, और नहीं तो जिंक लगाइए, मतलब जिंक का परत। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग यही ना करते हैं, या तो ग्रीस लगा देते हैं, या तो पेंट लगा देते हैं, या तो जिंक का परत चढ़ा देते हैं। चलिए क्लियर है, सभी हो गया। तो ऑप्शन डी। अब आगे की ओर है 2 नंबर में क्या है? कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्माण करती है। यह यौगिक जल में विलेय है। ठीक है, जब कोई धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। तो यह यौगिक जल में जो है घुलिए जाता है, मतलब विलेय हो जाता है, घुल जाता है। यह तत्व क्या हो सकता है? कैल्शियम या कार्बन या सिलिकॉन या लोहा? तो दोस्तों ये जो है 2 का आंसर करेक्ट हो जाएगा आप लोगों को, कार्बन। ठीक है, कार्बन जो है जल में विलेय हो जाता है। कैसे? तो याद रखिएगा, हम लोग जो है यहाँ पर कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। ठीक है,
तो वह तत्व क्या हो जाएगा, तो वह तत्व क्या हो जाएगा सो पूछ दिया है। तो दोस्तों ये जो आप लोगों को आंसर जो हो गया, सॉरी दोस्तों माफ़ कीजिएगा, इसमें कह रहा है धातु, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को देना था अधातु, ठीक है, अधातु देना था, अधातु। कार्बन क्या है तो अधातु है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस हो गया है, लेकिन आंसर कार्बन होगा। अधातु कौन सा अधातु है जो अभिक्रिया कर लेता है, उसका गलनांक वाला यौगिक निर्माण करती है जो जल में विलय होता है। तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलनशील होता है। कैसे कहिएगा, तो जब हम लोग मान लिया जाए पानी में डुबकी लगाते हैं तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वैसे ही ऊपर चले आते हैं हलबला करके, समझ गए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त नहीं होती है। आगे की ओर देखिए 3 नंबर में, लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते थे, गैल्वेनीकरण। क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन, समझ गए। तो चलिए 3 नंबर का करेक्ट आंसर आप लोगों को हो गया ऑप्शन बी। तो दोस्तों अब जो है यहाँ पर समझिएगा, आगे की ओर 4 नंबर में क्या कह रहा है, सीने बार अयस्क है। तो दोस्तों सीने बार परा का अयस्क है, किसका है, परा का अयस्क है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उपधातु के बारे में मैं छोटा सा 4 मिनट का मैं वीडियो बना चुका हूँ, एकदम फुल्ली ट्रिक ऐसा मैं बताया हूँ कि उपधातु कौन कौन सा है उसके बारे में एकदम आप लोग 4 मिनट में ही एकदम क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा तो लेक्चर मैं दे देता हूँ जिसके कारण वो 4 मिनट पहुँच गया, लेकिन 2 ही मिनट का वो वीडियो है, तो समझ रहे हैं। और मैं आप लोग को अयस्क वाला भी एक वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो अयस्क वाला याद कर लीजिएगा, तो आप लोग को एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा। चलिए लोहा निकेल क्रोमियम मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो लोहा निकेल और क्रोमियम को जब हम लोग मिला देते हैं मिश्रण को, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो दोस्तों 5 का जो हो जाएगा आप लोग को स्टेनलेस स्टील कहते हैं, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो देखिए पित्तल, तो पिताजी याद रहेगा, देखिए ध्यान से, ये हो गया पित्तल तो पी हो गया, तांबा तो ता हो गया, जी हो गया तो जी, तो पिताजी, पिताजी याद रहेगा, पिताजी। तो पित्तल जो है तांबा जस्ता से बनता है यानी कि जिंक से। आगे की ओर देखिए हीलियम कैसा तत्व है, तो देखिए अक्रिय गैस 6 है, कौन कौन सा है सो ध्यान में मैं ला देता हूँ। देखिए हीलियम, नियॉन, ठीक है, हाइना, अगर, कर, जीरो, आरएन से रन, ये सभी जो है अक्रिय गैस है। तो ये हीलियम है, ये नियॉन है, ये आर्गन है, ये क्रिप्टॉन है, केआर है, क्रिप्टॉन है, ये जेनॉन है और आरएन से रेडॉन है। तो चलिए दोस्तों ये 6 अक्रिय गैस होता है। पूछ दिया जाएगा आप लोगों को कि अक्रिय गैस को किस वर्ग में रखा गया था, 18वां वर्ग में, कैमा वर्ग में, 18वां वर्ग में, ठीक है। और अक्रिय गैसों के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हीलियम जो है अपवाद में है, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है बाह्यतम कक्षा में। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे की ओर क्या है कि सिलिका क्या है, तो दोस्तों सिलिका का सूत्र होता है SiO2, इसको हम लोग बालू भी बोल सकते हैं, हम लोग इसको बालू भी बोल सकते हैं। तो सिलिका का सूत्र क्या होता है सो पूछ दिया है। तो सिलिका आखिर सिलिका के सूत्र तो हम बताइए दिए, सिलिका क्या है तो उपधातु है, क्या है, उपधातु है। तो सिलिकॉन जो है उपधातु है, आप लोग देखिएगा ना, जर्मेनियम भी उपधातु है। आप लोग को मैं उपधातु वाला मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक भी नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। कार्बन क्या है, धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। तो दोस्तों कार्बन तो मिश्र धातु नहीं हो सकता है और धातु नहीं हो सकता है, और ये जो है क्या होगा अधातु या उपधातु। तो 9 का जो है अधातु है, मैं थोड़ा देर पहले ही बताया था कि अधातु कार्बन जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल में घुलनशील हो जाता है। और जब धातु के बारे में चर्चा करें तो कैल्शियम घुलनशील होता है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, ठीक है, कैल्शियम। अब 10 नंबर में कह रहा है एक्वा रेजिया में HCl मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है, क्या, HNO3 नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है।
का अनुपात होता है, HCl एवं HNO3 का अनुपात होता है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो है हमेशा पूछते रहता है। तो चलिए फटाफट दे दनादन तररम्पम कर देते हैं। तो दोस्तों ये जो है क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात पूछ दिया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर आप लोग को 10 का आंसर करेक्ट हो जाएगा ए, 3:1, 3:1। ठीक है, HCl अनुपात HNO3 का क्या हो गया, इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, तो 3:1 हो गया। बात समझ गए, क्लियर है। चलिए आगे की ओर देखिए, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो धातु कहे तो पारा, और अधातु कहे तो ब्रोमीन। ब्रोमीन का संकेत Br होता है। धातु के बारे में तो मैं बता दिया था, लेकिन अधातु के बारे में मैं नहीं बताया था। तो एक बात याद रखिएगा कि ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, और जबकि धातु पारा जो है, पारा यानी कि मरकरी, एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, अधातु का है तो ब्रोमीन और धातु का है तो पारा। आगे की ओर है, निम्न में किसे चाकू से काटा जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, किसे चाकू से काटा जाता है। तो दोस्तों आप लोग ऑप्शन में ही मार दिया, तांबा को तो काट नहीं सकते, कैल्शियम को तो काट नहीं सकते, लोहा को तो नहीं काट सकते, लेकिन लिथियम को काट सकते हैं, और सोडियम को भी काट सकते हैं। ठीक है, सोडियम, लिथियम, ये सबको लीना कोरब से फरियाद, याद रखिए ना, लीना कोरब से फरियाद, LiNa, ये दोनों को आप लोग काट सकते हैं। लिथियम और सोडियम को चाकू से काट सकते हैं। अब जो है यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब जो है क्या कह रहा है आगे की ओर, निम्न में कौन आयनिक यौगिक है। आयनिक कहने का अर्थ हुआ एक पर प्लस टूटेगा तो दूसरा पर माइनस टूटेगा। तो कौन आयनिक यौगिक है, एकदम सिंपल सिंपल सी क्वेश्चन है, एकदम मेरे भाई सिंपल है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरे प्यारे लाल। चलिए आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप लोग फटाफट एक लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा मेरे भाई, जरूर शेयर कीजिएगा। आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है। तो चलिए 13 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन बी। कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम पर +2 होता है और Cl पर -1 होता है। तो यहाँ पर 2 लगा हुआ है, तो 1 दूनाई के 2 गो और 2 गो प्लस उदासीन बन करके हो गया, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा क्लोरीन को, तभी तो इस पर 2 प्लस बैठा है। समझ रहे हैं ना। हाँ, तो दोस्तों कैल्शियम क्लोराइड क्या हो गया, कैल्शियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है। ठीक है, जबकि ये सभी गैस है, यौगिक है लेकिन ये सब गैस है, आयनिक नहीं है, ये सभी गैस है। ये मीथेन गैस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये अमोनिया गैस है। समझ रहे हैं। कहेगा कि अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितना होता है, तो 3 होता है। कहेगा मीथेन में CH4 में कार्बन की संयोजकता 4 होता है। ये भी आप लोगों को पूछ दिया जाता है। अमोनिया में 3 और कार्बन डाइऑक्साइड में मीथेन में 4 संयोजकता। आ समझ में ना आवे तो जय गो सट्टल रहेगा ना, ध्यान दीजिए ना। अरे 4 गो हाइड्रोजन सट्टल है तो 4 गो, 3 गो हाइड्रोजन सट्टल है तो 3 गो। सिंपल में समझिए। जब पूर्ण रूप से समझ में नहीं आता है तो मैं अंतिम में ट्रिक ही बताता हूँ। तो देखिए, सीसा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो सोल्डर कहते हैं, कि स्टेनलेस स्टील की उपधातु की गन मेटल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आप लोग जानते हैं, सोल्डर हो जाएगा। सीसा और टीन के मिश्र धातु को हम लोग सोल्डर कहते हैं। 15 में है, निम्न कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है। तो क्षारीय मतलब समझते हैं, धातु के ऑक्साइड। तो सल्फर अधातु है, नाइट्रोजन भी अधातु है, फास्फोरस भी अधातु है, सोडियम क्या है, तो धातु है। इसके बारे में मैं शुरुआत में चर्चा किया था कि नहीं, तो किया था। तो यही हो जाएगा आप लोग Na2O, सोडियम मोनोऑक्साइड। ठीक है, सोडियम मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों आगे की ओर मैं बढ़ जाता हूँ। देखिए पित्तल, देखिए अगर आप लोगों से इसमें कह देगा कि निम्न में कौन सा ऑक्साइड अम्लीय है, ठीक है,
कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है? तो ध्यान दीजिए, इसको छोड़ करके बाकी सब अम्लीय ऑक्साइड हो गया। चलिए, पीतल किसका उदाहरण है? धातु का, अधातु का कि मिश्र धातु का? तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, सॉरी माफी चाहता हूँ, ध्यान से देखिए, मिश्र धातु यही ना है? अरे मिश्र धातु ना था पिताजी, थोड़ा देर पहले मैं बताया था। तो दोस्तों आप लोगों को यदि ये अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो जरूर बनता है। आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप लोग इस सेशन से जुड़ ही जाइए। मैं कुछ दिनों में लाइव मैं कराऊंगा क्लास, और लाइव कराने के लिए आप लोग एकदम सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा। मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो दोस्तों मेरा कहने का अर्थ हुआ कि अगर आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करके रखते हैं तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव जो इधर उधर मैं होने नहीं दूंगा। कुछ दिन बाद मैं क्रैश कोर्स कराऊंगा 10th का साइंस, ठीक है, और 12th का साइंस, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री का एकदम मैं गारंटी लेता हूं कि आप लोग को मैं 90% एकदम उखड़वा दूंगा। कितना परसेंट? 90%, अगर आप लोग मुझसे जुड़े हुए रहते हैं तो। और ऑब्जेक्टिव का मैं एकदम रिस्क लेता हूं कि ऑब्जेक्टिव में 100% मैं आप लोगों को करवा दूंगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। लेकिन मेरा वीडियो आप लोगों को प्रतिदिन अपलोड होता है, प्रतिदिन आप लोगों को बेल आइकन प्रेस करके रखना होगा, जिससे नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग जरूर समझ सकते हैं, जो करना है सो तो आप लोग करबे करते हैं। तो चलिए, इतना पर। जय हिंद, जय भारत।